नमस्कार, मैं हूं कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे जॉन लॉक के बारे में। और जो लाइव क्लास वाले हैं उनको तो पता ही है कि हम लोगों ने जॉन लॉक को कल पढ़ा था और उसके बुक्स, उसके स्टडी मेथड, बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी थी। हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए थे और हमने आपको बहुत सारी बातें बताया था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक के अगर पूरा देखा जाए तो दो कंटेस्ट में यह बात होती है। एक तो स्टेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है और एक जस्टिस कैसे होगा। तो स्टेट के इवोल्यूशन के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है तीन लोगों का है, हॉब्स ने दिया, लॉक ने दिया, रूसो ने दिया है। और जस्टिस के संदर्भ में जो प्लेटो का भाई है ग्लूकोन, उसने बताया था कि जो कमजोर लोग थे उन लोगों ने मिलके, ऐसा उस स्पष्ट व्याख्या बहुत नहीं है ग्लूकोन के संदर्भ में, लेकिन उसने ये कहा था कि जो न्याय है वो कमजोरों की आवश्यकता है। तो ये वहां पे समझौते का एक थोड़ा सा बात मिलता है। और अगला बात आता है जॉन रॉल्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉन रॉल्स ने समझौता किया है और वो न्याय के संदर्भ में किया है। तो इसके लिए सीधा ही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय का समझौता सिद्धांत किसका है ना। तो न्याय का जो समझौता सिद्धांत है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ जस्टिस, तो उसमें जॉन रॉल्स आते हैं। तो जॉन रॉल्स तो सीयूटी में एज अ थिंकर है तो उसको हम पढ़ेंगे। तो अभी ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हॉब्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉक हम पढ़ रहे हैं, लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। तो आज उसके बुक की चर्चाएं हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं पहले, है ना। और अभी हम लोग बात करेंगे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसका, उसमें क्या क्या चीजें थी। तो हम लोग सीधा ही लिख रहे हैं लॉक, है ना, लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। यह हम ऐसे भी लिख ले सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ लॉक, तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक टॉपिक हो गया। अब जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी हम पढ़ते हैं और इसको जब देखते हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि हवा में कुछ भी थियरी दे दिया जाएगा, उसके लिए आपको बेस बनाने पड़ेंगे। और जो भी थियरी हॉब्स ने दिया, लॉक ने दिया या रूसो ने दिया, अब ये लोग भले कुछ भी कहने के लिए कहें लेकिन ये तो बंद कमरा में बैठ के वो लिख रहे हैं और आज की परिस्थितियों के अनुसार उनको क्या चाहिए उसकी प्राप्ति के लिए अपना वो विचार दे रहे हैं, है ना। तो हॉब्स जब दे रहा था उस समय स्ट्रॉन्ग मोनार्की था तो उसने उस हिसाब से विचार दिया। और ये जो जॉन लॉक है वो 1632 आ गया है। प्यूरिटन क्रांति थी, प्यूरिटन क्रांति था वो खत्म हो चुका है, अब गौरवपूर्ण क्रांति होने वाला है। तो ऐसे स्थिति में प्यूरिटन क्रांति के बाद गौरवपूर्ण क्रांति का एक समय आने वाला है जो 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था। तो एक पृष्ठभूमि बन चुका है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पे ध्यान दिया जाए। तो ऐसे कंडीशन में अब स्टेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है ये थियरी दे रहे हैं। देखो स्टेट तो पहले से ही है ना, पहले से तो राज ब्रिटेन में था ही। ये ब्रिटेन के अगर चिंतक हैं तो इंग्लैंड में है और राज तो वहां था ही, राजतंत्र वहां था, जेम्स सेकंड तो राजा है ही। तो सब कुछ व्यवस्थाएं हैं पर अपना ये विचार दे रहे हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और कैसे प्राप्त हो, क्योंकि रेनेसा हो चुका है, रिलीजियस रिफॉर्म हो चुका है और साथ ही साथ एनलाइटमेंट एरा आ चुका है। तो व्यक्ति को रीजनेबल, विवेकशील, तर्कशील माना गया है कि किसी धार्मिक गुरु को, किसी धार्मिक संस्था को अधिकार नहीं है कि व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप करे और वो बताए कि क्या सही और क्या गलत है। व्यक्ति रीजनेबल है, वो खुद जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। तो ऐसी विचार जब आ रही है तो व्यक्ति को और स्वतंत्रता देना है। तो जॉन लॉक ने अपना एक थियरी दे रहा है कि राज का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो राज का इवोल्यूशन कैसे हुआ है तो ये बता रहा है कि राज का जो इवोल्यूशन हुआ है ना, वो लोगों ने मिल बैठ के अपनी चर्चा के दौरान नियम बनाया कि ऐसा होगा। ये कोई नेचुरल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब प्लेटो की अगर हमने बात किया था, अरिस्टोटल की बात किया था, तो ये सारे लोग ये स्टेट को क्या बताते हैं कि नेचुरल संस्था है, प्राकृतिक संस्था है, ये तो स्वाभाविक रूप से विकास होते आया है, इसलिए इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, इसको खत्म नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, है ना। तो यहां नेचुरल संस्था की बात आई। लेकिन अब जो आ गया है, अब नेचुरल संस्था में व्यक्ति को इस राज की, चूंकि राज तो नेचुरल है तो उसके सारे बातें माननी पड़ेगी। और देखिए जो ये
अरिस्टोटल है वो क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो है राज के बिना तो उसका सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता, है ना। अगर कोई व्यक्ति राज के बिना रह रहा है तो या तो वो भगवान है या दानव है, मतलब या तो सुपरमैन जैसा है, मतलब भगवान ही है कि वो राज के बिना रह ले रहा है, और या तो वो दानव है कि राज के बाहर रह रहा है। तो राज की इतनी जरूरत है, तो इसको नेचुरल संस्था है और इतनी ज्यादा जरूरत है तो इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब व्यक्ति को अधिकार की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा अधिकार की बात हो रही है, तो अब हमको बताना पड़ेगा, ऐसा थियरी लाना पड़ेगा मार्केट में कि नहीं नहीं ये जो राजा जी हैं ज्यादा हवाबाजी ना करें, ये सारे लोग मिल बैठ के बातचीत करके इसका निर्माण किया है, ये कोई भगवान ने नहीं भेजा है, ना ही ये नेचुरली है। तो व्यक्तियों के अधिकार और बढ़ाना है, इसलिए इस थियरी आया है ये, है ना। तो जो सोशल कंट्रैक्ट थियरी है, अगर हम देखें कि राज जो है एक तो नेचुरल होता है, राज की उत्पत्ति के संदर्भ में तीन थियरी चलता है। एक तो नेचुरल थियरी चलता है कि राज का उत्पत्ति हुआ है प्राकृतिक रूप से, एक चलता है डिवाइन थियरी कि राज की उत्पत्ति, ये चलता था डार्क एज में जब ईसाई चिंतन प्रभावी था। उसके बाद आ गया कि जो राज का इवोल्यूशन हुआ है वो सोशल कंट्रैक्ट के द्वारा हुआ है, सिटीजन ने, लोगों ने सोशल कंट्रैक्ट करके इस राज को बनाया है, किस लिए, अपने फायदा के लिए, अपनी हसूलियत के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना। तो ये तीन थियरी चलता है। तो ये इस थियरी में व्यक्ति को माना जाता है इंड, व्यक्ति क्या है, इंड है। स्टेट क्या है, स्टेट मीन्स है, यानी व्यक्ति जो है वो साध है, सब कुछ किया जाएगा व्यक्ति के लिए किया जाएगा। लेकिन इस दोनों थियरी में माना जाता है कि जो व्यक्ति है वो है मीन्स, है ना, जो व्यक्ति है वो है मीन्स, और जो स्टेट है वो है इंड यानी साध्य है, राज जो साध्य है, जो भी राज की अपनी इच्छा होगी, राज जैसा चाहे, है ना, वैसा लोगों को करना है, इसमें ये चीज चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यक्ति आ गया है केंद्र में, ह्यूमन सेंट्रिक थियरी है ये, है ना। सोशल कंट्रैक्ट थियरी जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक है, व्यक्ति को अधिकार दिला रहा है और ज्यादा से ज्यादा और अधिकार बढ़ जाएंगे, है ना। तो इस संदर्भ में ये थियरी आया है। तो सोशल कंट्रैक्ट जो थियरी है जॉन लॉक का, वो व्यक्ति के अधिकार को और बढ़ा दे रहा है। और आपको पता है जॉन लॉक को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद। और आज उदारवादी विचार ही इस दुनिया में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कोल्ड वॉर हुआ था तो सोशलिज्म को तो कहा गया कि खत्म ही हो गया, तो लिबरलिज्म ही आगे चलता। और हमारे अपना देश देख लो, 1991 में हुआ था ना रसिया का, चलो इस बात को हटा देते हैं, जब यूएसएसआर का विखंडन हुआ था तो 1991 में 25 दिसंबर 1991 को हुआ था, तो वो बात को हटा देते हैं, यहाँ से एडिटिंग वाले काट देंगे, है ना। अभी हम लेते हैं, देखिए जो उदारवादी, अब हमारे देश में क्या हुआ कि 1990 के दशक में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई कि नया सब कुछ किया गया, अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाया गया, है ना। एलपीजी जिसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये चीजें आई, उसमें क्या था, वो उदारवादी विचार था। और आज पूरा दुनिया उदारवादी हो चुका है। तो अब देखो कितना लोगों को स्वतंत्रता है, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता मिल चुकी है ना। तो ये विचार जो आया है, इतनी सारी स्वतंत्रता का, इतने सारे ह्यूमन राइट्स का, ये सारे कहां से शुरू हुआ है, जॉन लॉक से ही स्टार्ट हुआ है ना। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है। तो देखिए एक चीज आपको थोड़ा याद क्या रखना है कि जो सोशल कंट्रैक्ट थियरी है कि ये जो राज की उत्पत्ति है, कई लोग पहले क्या कर रहे थे कि दैवीय है, प्राकृतिक है, लेकिन पहला व्यक्ति आ गया है इस चिंतन में, इस मार्केट में, जो कि कह रहा है कि ना राज की उत्पत्ति प्राकृतिक और डिवाइन नहीं है, नेचुरल और डिवाइन नहीं है, ये बनाया गया है बाई ह्यूमन, है ना, लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो पहला व्यक्ति है मैकियावेली पहला व्यक्ति है। लेकिन मैकियावेली ने कोई सोशल कंट्रैक्ट थियरी दिया नहीं, क्योंकि वो तो व्यवहारिक है, वो तो ज्यादा इस सब में बात रखता नहीं। वो तो कहता है राजा को अपनी शक्तियां कैसे बढ़ानी है और कैसे अपने राज्य को विस्तार करना है। वो तो थियरी में ज्यादा बिलीव नहीं करता, वो केवल प्रैक्टिकल चीज पे बात करता है। तो थियरी इसने कुछ बनाया नहीं है। तो थियरी, सोशल कंट्रैक्ट थियरी बनाया कौन, हॉब्स बनाया है। शुरू में तो हॉब्स ने पहला बताया, है ना, जिसको हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर रूप से, हॉब्स बताया, और फिर अब लॉक आ गया है।
तो हम लॉक का यहाँ पढ़ रहे हैं। ये अभी जो हमने आपको बताया वो पीछे के संदर्भ बता दिया। अगर फर्स्ट टाइम ही अगर आप देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी लाइव वाले तो निश्चित ये सारी बात जान रहे हैं। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं लॉक पे, है ना। और लॉक का हम सीधा सोशल कंटेक्ट पढ़ेंगे। इसके बुक्स वगैरह जो है वो हम चर्चाएं कर चुके हैं। तो देखिए, जो सोशल कंटेक्ट थियरी ऑफ लॉक पढ़ते हैं तो उसमें हम पहला बिंदु ये पढ़ते हैं ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर मतलब मानव का स्वभाव कैसा है, मानव स्वभाव। तो जो मानव स्वभाव है, ये आधा क्लास ये सारी सोशल कंटेक्ट हम लोग पढ़ चुके थे लाइव वाले। तो अब ह्यूमन नेचर है, बहुत तेजी में हम कर लेते हैं। ह्यूमन नेचर है वो कैसा है, तो जहां हॉब्स ह्यूमन नेचर को निगेटिव लिया है, जो लॉक है वो ह्यूमन नेचर को पॉजिटिव लिया है। ये कहता है कि ह्यूमन नेचर बड़ा अच्छा है ना, हेल्पफुल है, सपोर्टर है, बड़ा बढ़िया बढ़िया है। तो हॉनेस्ट भी आप ले तो अच्छा है, मतलब क्या, बहुत जो अच्छे अच्छे शब्द आते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये अच्छा है, ह्यूमन नेचर को बड़ा बढ़िया माना है। कहा है कि एकदम झगड़ा वगैरह से एकदम दूर रहता है, वो चाहता है सब प्रेम सौहार्द से सब बना रहे, कोऑपरेटिव है, सहअस्तित्व की बात करते हैं, एकदम मिलजुल के रहता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए, तो ह्यूमन नेचर ये बता देता है। और इसका अगला पॉइंट जो हम लोग लिखते हैं स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर मतलब होता है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था ये क्या होती है, प्राकृतिक अवस्था। तो देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है कि हम लोग पीछे भी हम पढ़ चुके हैं सोशल कंट्रैक्ट, जब हम पढ़ रहे थे हॉब्स का। तो सोशल कंट्रैक्ट एक यहाँ तो बैठ के बातचीत होके बनाया जा रहा है राज्य का निर्माण। तो इससे पहले क्या था, तो पूर्व की अवस्था, है ना, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर, पहले की अवस्था। यानी जो अभी समझौता हुआ नहीं है, अभी सारे लोग मान लो यहाँ बैठे, तो बैठने से पहले जो भी समय था वो सबको क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ नेचर, वो प्राकृतिक अवस्था था। और यहाँ बैठ के सब कंट्रैक्ट हो गया, और कंट्रैक्ट हो गया उसके बाद की अवस्था क्या है, उसकी बाद की अवस्था स्टेट आ गया है। स्टेट का इवोल्यूशन हो गया, मतलब स्टेट को हमने बना लिया है सोशल कंट्रैक्ट के द्वारा। तो यहां सोशल कंट्रैक्ट हो रहा। हॉब्स में हमने क्या पढ़ा था कि हॉब्स का जो सोशल कंट्रैक्ट था वो एक बार में लोगों ने बातचीत किया और हो गया, स्टेट का निर्माण हो गया, वन स्टेप में हो गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब हम लॉक पढ़ते हैं तो लॉक का जो सोशल कंट्रैक्ट है वो 2 बार हुआ है, इसीलिए इसके बुक का नाम है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सारी बातें, सोशल कंट्रैक्ट थियरी ऑफ लॉक, इसने किस बुक में वर्णन किया है ना। तो आपको ध्यान ही रखना है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट या 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, है ना। तो ये जो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है इसी बुक में किया है, और 2 ट्रीटीज है, 2 ट्रीटीज, इसी से आपको ध्यान, 2 ट्रीटीज मतलब 2 समझौता। समझौता कितना हुआ है, 2 बार हुआ है। ये हॉब्स का लेवियाथन, हॉब्स के लेवियाथन में केवल 1 बार समझौता हुआ है, सारे लोग मिलकर बैठे, समझौता हुआ, प्राकृतिक अवस्था से डायरेक्ट समझौता के बाद वो कहां चले गए, राज्य का निर्माण हो गया, है ना। इसलिए अगर समझौता टूटेगा तो हम पुनः कहां चले जाएंगे, प्राकृतिक अवस्था में। ये कहां था, हॉब्स में था। लेकिन जो लॉक का समझौता हुआ है वो 2 लेवल पे हुआ है, 2 ट्रीटीज हुए हैं। तो 2 ट्रीटीज हुए हैं, और 2 ट्रीटीज के ये जो परिणाम स्वरूप यहां ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। इस ट्रस्ट का संबंध आज के गवर्नमेंट से है। तो आज की अगर गवर्नमेंट खत्म हो जाए तो हम प्राकृतिक अवस्था, यहां नेचुरल स्टेट में नहीं आएंगे, स्टेट ऑफ नेचर में नहीं आएंगे, हम तो स्टेट में ही रहेंगे, बस सरकार बदलेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फंसाने वाले यहां फंसा सकते हैं कि हॉब्स का जो सोशल कंट्रैक्ट अगर जैसे वो टूटेगा तो स्टेट ऑफ नेचर में लोग चले जाते हैं। क्या लॉक का अगर सोशल कंट्रैक्ट टूटेगा तो क्या हम नेचुरल स्टेट में या स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे, तो इसका आंसर है नहीं, हम नहीं जाएंगे। बस लॉक का अगर सोशल कंट्रैक्ट टूटेगा तो सरकार बदलेंगी, जैसे आज वर्तमान समय में होती है। मैं आपको बताया ना कि उदारवादी व्यवस्था आज वर्तमान समय है, और ये सारा विचार कहां से आ रहा है, शुरुआत लॉक से ही हुआ है। तो आप लॉक के संदर्भ में जब भी कुछ बात हो तो वर्तमान परिस्थितियों को सोच लें, तो आपको बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती है ना। तो आते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पूर्व की अवस्था है, फिर यहाँ सोशल कंट्रैक्ट हो रहा। तो जो लॉक है वो क्या बता रहा कि जो पहला सोशल कंट्रैक्ट हुआ है वो सिटीजन के बीच में हुआ है। सिटीजन, है ना, विथ सिटीजन, लोगों के बीच में हुआ है। अब हम हिंदी वाले हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए आप भी।
ये नागरिक और नागरिक के बीच में सारे नागरिक लोग मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप बनता है सिविल सोसाइटी। ध्यान दीजिएगा, शब्द उसने यही प्रयोग किए थे, उसने स्टेट नहीं प्रयोग किए थे, उसने सिविल सोसाइटी शब्द प्रयोग किए थे और सिविल सोसाइटी बन गया। इसी का संदर्भ वर्तमान समय में स्टेट से लिया जाता है कि ये स्टेट है सिविल सोसाइटी। और ये कहते हैं जो सिविल सोसाइटी है, और उसके बाद पुनः जब समझौता हुआ सेकेंड ट्रीटीज में, क्या किसका निर्माण हुआ? ट्रस्ट का। और ट्रस्ट के निर्माण हुआ, और ये जो ट्रस्ट शब्द प्रयोग करता है कि ट्रस्ट वर्ड यूज किया है, तो ट्रस्ट, और ट्रस्ट जो है वर्तमान संदर्भ में उसको हम गवर्नमेंट से उसका संबंध लगाते हैं, है ना, ये गवर्नमेंट से लगाते हैं। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉक में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ लॉक में फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के परिणाम स्वरूप क्या बना? तो सिविल सोसाइटी, जिसका संदर्भ वर्तमान समय में स्टेट से है। और सेकेंड ट्रीटीज क्या हुआ है? तो उससे ट्रस्ट का निर्माण हुआ है, और वो ट्रस्ट जो है आई गवर्नमेंट की तरह है, गवर्नमेंट से उसका संबंध है ना। तो ये चीजें हो गई। अब देखिए, ये जो ट्रस्ट बना है, ये जो गवर्नमेंट बना है, तो इसको हम अगर हिंदी में कह ले तो सरकार। और सरकार के होते हैं कितने अंग? वर्तमान समय में भी हम पढ़ते हैं 3 अंग पढ़ते हैं, तो ये भी सरकार के 3 अंग है। ये भी सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है। तो यहां कौन कौन से 3 अंग है वो आपको ध्यान देखना है। तो ऐसे तो हम वर्तमान समय में क्या सोचते हैं कि सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका, ये वर्तमान समय में हम सोचते हैं। लेकिन लॉक ने ऐसा नहीं बताया। लॉक ने विधायिका कहा, बात किया कि हाँ इसका अंग 3 है तो विधायिका है। फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका को उसने एक में ही मिला दिया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक में ही मिला दिया है। और तीसरा उसने बताया है संघीय शक्ति, जिसका संबंध आज के विदेश मंत्रालय से लगाते हैं कि संधि निर्मात्री है ना, वो संधियों का निर्माण करती है, यानी फॉरेन अफेयर्स से उसका संबंध उसने बताया है। तो 3 अंग बताया है, लेकिन है ना। लेकिन जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका वर्तमान की जो स्थिति है उसको एक साथ वो मिला के देखा है। तो ये चीजें आपको थोड़ा यहां ध्यान रखनी है। अभी बात आती है ना कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो इसने अपना पूरा पृष्ठभूमि दे दिया, ये तो कॉन्ट्रैक्ट करा दिए जो भी हुआ, है ना। लेकिन ये क्यों कराया गया है, कारण क्या है? हॉब्स ने, तो हम पीछे पढ़े कि हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था थी, वहां लोग परेशान थे, है ना, सेल्फ प्रिजर्वेशन का संकट था कि एक दूसरे को लोग मार दे रहे थे, माइट इज राइट चल रहा था, जो शक्तिशाली था वो निपटा दे रहा था सामने वाले को, है ना, और सब जिसके पास पावर था वो चल रहा था उसका। तो जो भी लोग थे उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आत्मरक्षा तो कम से कम जरूरी है। फिर आत्मरक्षा के लिए मेन पर्पस क्या था कि सेल्फ प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, और एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर एक व्यवस्थाएं बनाई जाती है और उसको वो कहता है कि कॉमनवेल्थ। तो ये बात हो जाती है। लेकिन यहां जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉक का है उसमें तो मानव स्वभाव के पॉजिटिव मानता है। ये तो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर, अब स्टेट ऑफ नेचर में, अब प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव कैसा रहेगा, वो तो अच्छा मान रहा है। तो लोग तो अच्छे हैं, हार्मनी के साथ रह रहे हैं, म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ रह रहे हैं, वो तो बढ़िया एक दूसरे को हेल्प सपोर्ट करते हैं, तो फिर क्या जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट कराने की। ये बात आ जाएगी उठ के कि भाई बताओ फिर कारण क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो आपको ध्यान रखना है, इसका लॉक का कहना है कि यहां कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया जा रहा है, अगर थोड़ा सा और चर्चा कर ले पहले कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर है वो रूल कैसे हो रहा है। तो रूल बाई पहली बात आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल लॉ, नेचुरल, देखिए कितना बढ़िया हो गया, लोग अच्छे हैं और प्राकृतिक नियम है वहां पे, उसके द्वारा रूल हो रहा है। तो फिर समझौता की जरूरत क्या है, अभी पढ़ेंगे। तो रूल बाय नेचुरल लॉ, ये ध्यान रखना है, वो नेचुरल लॉ के द्वारा रूल हो रहा है। लोग अच्छा ही है, लोग यहाँ लोग अच्छा ही है। ह्यूमन नेचर तो उसने पॉजिटिव मान ही लिया है। और क्या कहता है, यहाँ पे लोगों को प्रॉपर फ्रीडम है और सारे लोग इक्वल है, सारे लोग इक्वल है ना, सारे लोग इक्वल है, समानता की यहाँ बात हो रही है, सब लोग इक्वल है, सबको एकदम फुल फ्लेज लिबर्टी जैसा मिला हुआ है, मतलब उनको लिबर्टी है, उनको लिबर्टी भी है, उनके पास प्रॉपर्टी भी है, जीवन उनका हिले है, सब है। तो फिर सर ये तो पहले जल्दी बता दीजिए कि हुआ क्यों समझौता,
है ना। तो देखिए एक और आपको मैं पहले बात बताऊंगा, यहां बात ये आती है कि अगर कोई नेचुरल लॉ जो है, अगर लॉ तोड़ देता है या कुछ गलती कर देता है, तो ये सारे जो लोग हैं, है ना, आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे को दंड भी दे देते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास है। तो देखिए उसने शब्द प्रयोग किया है एग्जीक्यूटिव पावर, हिंदी में कहेंगे कार्यकारी शक्तियां। तो आप वर्तमान समय में एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, वो तो हम एग्जीक्यूटिव उसको बोलते हैं जो कानूनों को लागू करता है। तो एकदम सेम टू सेम मैच नहीं करेगा, ध्यान रखना है कि यहां कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर भी लोगों के पास है, और इसका वो संबंध किसे कि दंड देने से लगा लेता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है लोगों के पास शक्ति ऐसा है कि लोग एक दूसरे को उल्लंघन, अगर कुछ दंड की प्रावधान बात कर देता है कि अगर कुछ गलती करते हैं तो उनको दंड भी दिया जाता है, और दंड भी दे दिया जा रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर जरूरत क्या है सोशल कंट्रैक्ट कराने की, तो ये कह रहा है कि सोशल कंट्रैक्ट कराने की जरूरत ये पड़ी, सोशल कंट्रैक्ट कराने की जरूरत ये पड़ रही है, एक तो जो कानून है, जो नियम है, वो सारे के सारे नेचुरल है। तो हमको जरूरत क्या है, ह्यूमन के द्वारा रूल बनाने की, है ना, मानव के द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, ये जरूरत है। दूसरी बात, है ना, यानी ये राज्य का जो निर्माण हो रहा है, नीड क्या है, ये सोशल कंट्रैक्ट हुआ है, इसका नीड क्या है, जरूरत क्यों पड़ी। तो जरूरत ये है पहला कि ह्यूमन लॉ की जरूरत है, ह्यूमन लॉज की जरूरत है, ऐसे काम नहीं चलेगा। सेकंड, ये जो ह्यूमन लॉज बनाए गए हैं, इस ह्यूमन लॉज का एक्सप्लेनेशन, उसका व्याख्या करना होगा ना, एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, है ना, एक्सप्लेनेशन करना होगा। और ध्यान दीजिए ह्यूमन लॉज का एक्सप्लेनेशन या नेचुरल लॉज है उसका भी एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, और ये जो भी लॉज बनाए गए हैं उसका एग्जीक्यूशन करना है, क्रियान्वयन करना है। हिंदी वाले कहेंगे सब, हाँ ये भी लिख दिए हिंदी में, देखो क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन भी करना है, उसको लागू तो कराना है। तो ये तीन जरूरत है इसका। एक तो सारे के सारे जो कानून है वो नेचुरल है, तो सर हमको ह्यूमन लॉज चाहिए, क्योंकि अब मानव का अधिकार ज्यादा देना, ह्यूमन लॉज आ गए। और जो भी लॉज है उसका जरूरत पड़ने पर एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ, क्योंकि मान लो यहां अगर कुछ बात विवाद होता है तो कानून में अगर कोई जो भी कानून के अनुसार सब लोग कर रहे थे, नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग सब कुछ रूल हो रहा था, लेकिन अगर कुछ विवाद हो जाए, आज मान लो हमारे देश में संविधान है, अमेरिका में संविधान है, सब जगह संविधान है, और फिर भी तो इतना सारे केसेस होते हैं, विवाद तो ही जाता है, गलतफहमी हो या जो भी हो तो विवाद हो जाता है। तो उस विवाद का निपटारा कैसे होगा, है ना, सही क्या है गलत क्या है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कि आप एक फैमिली में रहते हैं, दो भाई हैं, आप बचपन में तो आप एक साथ ही रहे, एक ही मम्मी के साथ, एक ही पापा के साथ आप जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, दोनों एक साथ में रह रहे हैं। लेकिन आप ऐसा समय आ गया है कि अब बड़ा हो चुके हैं, बहुत बड़ा हो गए हैं, बूढ़ा टाइप, और उसके बाद आप अलग अलग हो गए, तो दो घर आपने बना लिया है, तो जमीन जो था वो उसमें बंटवारा हो गया, जैसे तैसे सब हो गया है। लेकिन आप सपोज कीजिए कि क्या ये दोनों भाई के बीच कभी स्ट्रगल नहीं होता, दोनों लड़ते हैं, कभी ना कभी उनको मतभेद हो जाता है किसी बात को, तो उनको पंच की जरूरत पड़ जाती है। गांव में आज भी मैंने देखा है कि गांव के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो बैठ के बताते हैं कि नहीं नहीं आप ये गलती की हैं, आप ये गलती की हैं, तो उनमें वो सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं। आजकल तो ये कम हो गया है, तो हमने ये भी देखा है कि वो लोग लड़ते हुए कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, तो फिर जजमेंट आता है कि नहीं ऐसा तो ऐसा, तो वो एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है कि नहीं आपने ये गलती किया, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो सब कुछ था ठीक, लेकिन फिर भी तो जरूरत पड़ी कि नहीं, व्याख्या करने के लिए कोर्ट की जरूरत पड़ गई, या फिर पंच परमेश्वर की जरूरत पड़ गई। तो ऐसा ही यहां पर क्या होगा, ये जो नेचुरल लॉ जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है, नेचुरल लॉ का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है। भारी भरकम अगर कुछ गलती हो जा रहा है तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं हो पा रहा, व्यवस्था नहीं चल पा रही है, और जो भी कानून है उसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, और जो भी है सब नेचुरल ही है, तो हमें जरूरत है ह्यूमन लॉज की। तो ये तीन कारण है, इसलिए सामाजिक समझौता किया जाएगा। और सामाजिक समझौता कौन कर रहा है, रीजनेबल लोग कर रहे हैं, जिनके पास तर्क बुद्धि है ना, अच्छे भविष्य के लिए वो कंटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूर्व की स्थिति है, जो सब ऐसा स्थिति था, इसकी जरूरत पड़ी तो क्या आ गया है, सोशल कंट्रैक्ट। सोशल कंट्रैक्ट कितने लेवल पे होगा,
टू लेवल पे होगा, यानी टू ट्रिटीज होगा। फर्स्ट ट्रिटीज से क्या बनेगा, सिविल गवर्नमेंट, सॉरी सिविल सोसाइटी, मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद सेकंड ट्रिटीज से क्या बनेगा, ट्रस्ट, जिसका संबंध वर्तमान गवर्नमेंट से है। अगर ये लोग अगर तोड़ते हैं, समझौता अगर तोड़ते हैं, तो यहां किस पर फर्क पड़ेगा, केवल और केवल ट्रस्ट पे पड़ेगा, गवर्नमेंट पे पड़ेगा। स्टेट, ये जो सिविल सोसाइटी है तो बना रहेगा, सिविल सोसाइटी बनी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत, चेंजिंग नहीं होगा। और ये इसको भंग करने का मतलब है कि सरकार को चेंज कर देना है, दूसरा सरकार लाओ। ये कब होगा, ये कब किया जाएगा, कब भंग किया जाएगा, तब भंग किया जाएगा जब ये जो सरकार है वो इस काम के लिए बनाया गया है कि वो एक्सप्लेनेशन करे, क्रियान्वयन करे। तो अगर यही नहीं कर पा रही है तो उसको भंग कर दिया जाएगा, है ना। अपने मन मुताबिक काम कर रही है, जो उसको इच्छा हो रहा है वो कर ना। हॉब्स के या लुईस सोलाहवा लेते हैं, लुईस सोलाहवा क्या बोलता है, अपनी मेरी इच्छा ही कानून है। अगर उस टाइप का अगर कुछ करने लगा तो इस सरकार को बदल दिया जाएगा। और ये जो आप ट्रस्ट देख रहे हैं ना, ये ट्रस्ट जो है, ये ट्रस्ट क्या है, ये ट्रस्ट है गवर्नमेंट से इसका संबंध है, जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है। आज वर्तमान समय में जो हम देखते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो ये सारे लोग काम करते हैं, ये गवर्नमेंट। देखो ऐसे तो सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, जो कानून बनाते हैं वो भी आते हैं गवर्नमेंट में, लागू करने वाले भी आते हैं, और न्यायपालिका भी आती है, जुडिशियरी भी आती है। तो तीनों गवर्नमेंट है, 3 अंग है इसके। लेकिन जो इसका जो बीच वाला है, जो लागू करता है, जो हम प्रधानमंत्री देखते हैं, है ना, उसके बाद राष्ट्रपति देखते हैं, और उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स जो सारे लोग हैं, ये सारे मिला करके कानून लागू करने वाली जो संस्था है, उसका संबंध यहाँ गवर्नमेंट से है। और इसके 3 अंग बता दिए गए हैं, है ना। तो देखो बहुत अगर पूरा एक्सप्लेनेशन वाली बात होगी तो ज्यादा अच्छा से समझ पाएंगे हम लोग। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। तो आप तो बस अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान रखें कि इसके 2 लेवल में हुए हैं, और अगर टूटता है तो हॉब्स की तरह हम नेचुरल स्टेट में नहीं आएंगे, स्टेट ऑफ नेचर में नहीं आएंगे, हम सिविल गवर्नमेंट में ही रहेंगे। मतलब अगर भंग होगा, ट्रीटी टूटेगा, तो हम सरकार को बदलेंगे, ऐसा। अब देखिए, अब ये सारे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं, उसको ये दे रहे हैं कि भाई आपको कानूनों का संरक्षण करना है, आपको कानूनों का संरक्षण करना है, आपको ये काम करना है ना, एक्सप्लेनेशन उसको करना है, कानूनों को लागू करना है। क्या वो कानून बना रहे हैं, क्या कानून नहीं बना रहे हैं वो, है ना, ह्यूमन लॉज का इंफॉर्मेशन कर रहे हैं का। तो यहाँ जो सब लोगों से मिल के जो सिविल सोसाइटी बना है। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो सिविल सोसाइटी और स्टेट कम्युनिटी जो होता है, समुदाय जो होता है, जो लॉक है, वो तीनों में स्पष्ट विभाजन नहीं किया है। क्योंकि अब हम क्या कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी उसने टर्म यूज किया है जिसका संबंध जो है आज हम स्टेट से लगाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। स्पष्ट विभाजन तो उसने नहीं किया, नहीं सिविल सोसाइटी और स्टेट क्या है अलग अंतर नहीं किया है, और ना ही कम्युनिटी क्या अंतर है ये स्पष्ट नहीं किया है ना। तो थोड़ी सी आ जाती है कभी कभी दुविधाएं। तो आपको इतना थोड़ा ध्यान रखना है कि सिविल सोसाइटी जो है ना, ये जो सिविल सोसाइटी है और जो सारे जो लोग हैं, अभी भी जो दंड देना है ना, दंड देना है, तो दंड पैसे स्टेट ऑफ नेचर में कैसे, स्टेट ऑफ नेचर में कैसे दंड दे देते थे, जो लोग थे वो दंड देते थे, तो वैसा ही दंड देने का वो काम करते रहेंगे। ये नहीं कि ये जो सोशल कंट्रैक्ट हुआ है, जो गवर्नमेंट बनी है, जो ट्रस्ट आया है, ये दंड देने का काम करेगा। दंड ये नहीं दे रहा है, दंड देने का इसको अधिकार नहीं है। इसका तो बस अधिकार ये है कि कानून का एक्सप्लेनेशन करे, उसको लागू करे, ये सब काम है। और यहाँ जो विधायिका है वो सभी लोगों के से मिलकर बन रही है, सभी लोगों के से मिल के बन रही है, तो कानून का भी निर्माण कर रही है। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो सारे लोग, है ना, जो कॉमन पीपल है, वो मिल के एक बन रहा है, जिसको कम्युनिटी उसने यूज किया है, तो वो इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। तो कानूनों का निर्माण करती है कम्युनिटी। तो इस तरीके से उसने एक्सप्लेनेशन किया है। आगे अगर हम बात करें इसमें, और आगे हमको क्या पढ़ना है, तो देखिए आपको एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो लॉक है वो नेचुरल राइट्स की बात करता है, नेचुरल राइट्स। और ये कहता है कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, प्राकृतिक अवस्था है, इस प्राकृतिक अवस्था में लोगों को नेचुरल राइट्स प्राप्त थे, नेचुरल राइट्स थे उनके पास, नेचुरल राइट्स लोगों को प्राप्त थे। और वो बताता है कि नेचुरल राइट्स कितने हैं। तो लॉक के अकॉर्डिंग नेचुरल राइट्स वो 3 बताता है। एक तो लिबर्टी,
लिबर्टी। उसके बाद नेचुरल राइट्स में उसने बताता है कि एक लाइफ है, और बताता प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी ये तो हो गया स्वतंत्रता, और क्या हुआ, ये हो गया जीवन, और ये हो गया संपत्ति। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो नेचुरल राइट्स है ये बहुत बड़ा प्रणेता है इस बात को मानने वाला कि नेचुरल राइट्स होती है, प्राकृतिक अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार भी होते हैं कुछ, और नेचुरल राइट्स का हम फादर ही इसको बोलते हैं जॉन लॉक को। तो आपको लिखना है दो बातें, क्या क्या, फादर ऑफ लिबरलिज्म, है ना, फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक। उसके बाद आपको और क्या बातें लिखना है, दूसरी बातें लिखना है फादर ऑफ नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स। अब इसे आर एन आर नहीं लिखना है, पूरा प्रॉपर लिखिए, हम तो जल्दी बोलना रहता था हम लिख देते हैं। तो फादर ऑफ लिबरलिज्म पहले आप लिख चुके थे, और फादर ऑफ नेचुरल राइट्स ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एकदम लिखना ही है। और आप लिखे रहे तो एक चीज और लिख सकते हैं, फादर ऑफ लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी। लेबर थियरी प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का श्रम सिद्धांत। कौन दिया है, यही दिया है, संपत्ति का श्रम सिद्धांत। इस पर बात कर लेंगे कि ये क्या होता है। तो ये तीन चीज के फादर अभी तो फिलहाल आप ध्यान रखिए, ये तीन चीज का फादर है। एक तो ये फादर है नेचुरल राइट्स का, एक फादर है लिबरलिज्म का, और अगला फादर हो गया किस बात का, लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी। ये कहता है कि संपत्ति का श्रम सिद्धांत, ये कहता है जितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने सारे प्राकृतिक संसाधने हैं, उसमें व्यक्ति अपना लेबर ऐड करके, अपना श्रम दे करके, लगा करके जितना संपत्ति बना सकता है वो संपत्ति बनाए, वो उसका है ना, ऐसा बात किया है। अभी फिलहाल रिस्ट्रिक्शन भी उसने लगाया है ना, पर अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी में क्या हम लिखते हैं, बस इतना समझिए। इसका मतलब यह है संपत्ति का श्रम सिद्धांत, कि व्यक्ति अपना श्रम लगाकर, प्राकृतिक संसाधनों पर श्रम लगाकर जितना संपत्ति बनाना है वो बनाए, वो उसका हो जाएगा, है ना। इसका ये भी मतलब हुआ कि लॉक जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का समर्थक है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी का समर्थक है। साथ ही हॉब्स भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का समर्थक था, ये तो हमने पढ़ा ही था। और आपको क्या ही सोचना है, उदारवाद हमने आपको पढ़ा दिया, उदारवाद का तो मुख्य मुद्दा है प्राइवेट प्रॉपर्टी, मुख्य मुद्दा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब देखिए, अब इसी बात से एक और इंपॉर्टेंट बात हमको ध्यान आ गया, आपको थोड़ा लिखना है। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नीड क्या था, ये था, ये नीड था, जरूरत था कि ये चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य, ये तो जरूरत थी कि हाँ ऐसा करना है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हमने आपको पढ़ाया था, हॉब्स का जो मुख्य उद्देश्य था सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो सेल्फ प्रिजर्वेशन था, आत्म संरक्षण। बाकी सब चीजें तो था ही, संपत्ति भी संरक्षण करना है और भी चीजें संरक्षण करना है, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या था, सेल्फ प्रिजर्वेशन। यहां कह रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, तो यहां तो यही है कि प्रॉपर्टी, मुख्य मुद्दा प्रॉपर्टी का ही है, यानी मुख्य मुद्दा संपत्ति का है, यानी संपत्ति का संरक्षण होना चाहिए, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। यानी जिस व्यक्ति को जो अधिकार, संपत्ति, जिसके पास जो संपत्ति है वो उसका है, राज उसको ऐसे जबरन ले नहीं सकता, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ मुख्य मुद्दा किस बात की हो गई है, प्रॉपर्टी की। यहाँ सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात नहीं, क्योंकि सेल्फ प्रिजर्वेशन का तो संकट ही नहीं था, यहाँ तो सब लोग अच्छा से रह ही रहे थे, और जो लोग रह रहे थे उनको अधिकार था क्या, हाँ था सर, नेचुरल राइट्स मिले हुए थे उनको। क्या क्या नेचुरल राइट्स मिला था, स्वतंत्रता मिला था, जीवन उनको मिला हुआ था, और प्रॉपर्टी, संपत्ति तो नेचुरल राइट्स है। आज जो हमको प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है, ये ट्रस्ट की क्या औकात की हमसे ले ले, ट्रस्ट का कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तीनों अधिकार को छीन ले, इस पे तो नजर भी ना देना, ये तो चाहिए, है ना, ये तो चाहिए ही चाहिए, और ये रहेगा ही रहेगा। ये व्यक्तियों को तीन अधिकार, प्राकृतिक अधिकार तीन बताए हैं, और ये तीन अधिकार तो गारंटी के साथ रहेगा, ऐसा इसने बताया है, जिसमें सबसे मुख्य क्या है, सबसे मुख्य क्या है, प्रॉपर्टी,
सबसे मुख्य क्या है? प्रॉपर्टी। सबसे मुख्य क्या है? प्रॉपर्टी। तो आपको यही लिखना है, अगर आप यहाँ लिखे वो तो आप लिख लिए हैं, यहाँ पे आप मेन इतना दे दें कि मेन क्या है? तो प्रॉपर्टी है। और इसने जो लिबर्टी था उसको कहा है यूनिवर्सल राइट्स, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल राइट, यानी सार्वभौमिक अधिकार है ना। ये सार्वभौमिक उसको बोलते हैं जो हमेशा सब जगह हो, सब जगह लागू हो, ये है यूनिवर्सल राइट। तो जो लॉक है वो किस राइट को, किस नेचुरल राइट्स को यूनिवर्सल राइट्स कहा है? तो आएगा लिबर्टी। किस राइट्स को वो मेन मानता है? मेन राइट्स कौन है? तो वो आता है प्रॉपर्टी। ये चीज आपको ध्यान है, एक एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो इसको आप ध्यान रखें। और जीवन का बहुत ज्यादा संकट नहीं है क्योंकि सब कुछ यहाँ बढ़िया है, लेकिन राज जो है उसको इस तीनों पे थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है कि वो कुछ करे। और आपको पता है जब हम आइडियोलॉजी कर रहे थे, उदारवाद कर रहे थे, तो इस उदारवाद की हम 3 धाराएं किए थे। उसमें क्या था? एक तो निगेटिव लिबरलिज्म था, निगेटिव लिबरलिज्म, एक पॉजिटिव लिबरलिज्म था, और एक कंटेम्पररी लिबरलिज्म था। मैंने थोड़ा बांटा था, ये तो फीचर है उसका, लेकिन उस आधार पे इसका बंटवारा भी होता है। तो नकारात्मक उदारवाद में क्या था? इसमें आया था क्लासिकल लिबरलिज्म, है ना। हमने बार बार क्लासिकल लिखा था, पहली बार निगेटिव लिख दिया है, इसलिए कुछ लोगों को लगता होगा कि अरे ये कहां से आ गया, लेकिन हाँ बताया था जरूर कि क्लासिकल लिबरलिज्म को हम क्या बोलते हैं? निगेटिव लिबरलिज्म। पॉजिटिव में क्या था? मॉडर्न था, मॉडर्न लिबरलिज्म। और यहाँ कंटेम्पररी में भी 3 धारा थी, है ना। तो ध्यान दीजिए, जो क्लासिकल था वो क्या कहता था? फुल फ्लेज फ्रीडम, सब फ्रीडम चाहिए हमको। लेजे फेयर का कंसेप्ट उसमें आपने पढ़ा था कि अहस्तक्षेप की बात कर रहा था प्रॉपर्टी, संपत्ति के क्षेत्र में, है ना, कि अहस्तक्षेप होनी चाहिए, फुल फ्लेज फ्रीडम मिलना चाहिए, आबाद स्वतंत्रता। देख रहे हो स्वतंत्रता कितना दे रहा है? ये तो कह रहा है कि नेचुरल राइट्स है। कौन? इसका जो फादर है वो कह रहा है कि अरे लिबर्टी तो नेचुरल राइट्स है, तो सरकार कैसे लेगी? तो हमको चाहिए फुल फ्लेज फ्रीडम, हमको प्रॉपर्टी। अरे प्रॉपर्टी तो मेन है, तो प्रॉपर्टी कैसे ले लोगे? तो जितना प्रॉपर्टी चाहिए उतना प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं। राज का काम क्या है? राज तो एक नाइट वॉचमैन है, उसका हाथ पीछे बांध दिया गया है और उसका काम है बस सब कुछ देखता रहे, है ना। और कोई गलती कर रहा है उसको ना करने दे, मिनिमम स्टेट उसको बना दिया है ना। एक गार्ड की तरह खड़ा है, सुरक्षा दे रहा है, खाली केवल सुरक्षा दे रहा है, सिक्योरिटी उसका काम है। और हमने आपको बताया था कि राज्य 2 होते हैं, कि एक तो सिक्योरिटी देता है और एक देता है सिक्योरिटी प्लस कल्याण करता है, वेलफेयर का काम करता है। तो ये जो लिबरलिज्म में क्लासिकल जो है, इसका काम क्या है? केवल और केवल सिक्योरिटी देना। जैसे वॉचमैन देता है, नाइट वॉचमैन जो होता है, एक पहरेदार जो होता है, गेटमैन जो होता है, क्या करता है? कुत्ता आता है भगा देता है, नहीं अंदर तो मालिक रहते हैं एकदम। तो यहाँ वो जो वॉचमैन है वो मेन नहीं है, मेन तो मालिक है जो अंदर सोया हुआ है ना। तो इस बात को, यानी कि उदारवाद जो है ना, वो नागरिकों को मेन मानता है, सरकार को मेन नहीं मानता। सरकार तो बदल दी जाएगी, है ना, अगर ये काम नहीं कर पाया तो, अगर बढ़िया से सिक्योरिटी नहीं दे पाया तो, है ना, कानूनों को लागू नहीं कर पाया तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो लिबरलिज्म है उसके जिस्ट में क्या है? जिस्ट में है लिबर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी। लिबर्टी को जो जॉन लॉक है वो कहता है यूनिवर्सल राइट है, और प्रॉपर्टी को कहता है कि ये तो मेन राइट है ना, ये मेन है, इसी सारा काम तो इसी के लिए हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें होंगी और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और बातें होंगी। अब एक चीज, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद हम एक चीज और बात कर रहे हैं कि देखिए हॉब्स जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हमने आपको बताया था कि हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो काल्पनिक है, टोटल आप ऐसे समझे कि इमेजिनरी है वो, और उसको कहते हैं कि दार्शनिक विचार है। मतलब दार्शनिक किसको बोलते हैं? जो एक सोचते हैं, हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा तो सोचते हैं, तो उसको हम दार्शनिक कहते हैं। फिलोसफिकल थॉट है वो। हॉब्स का वो क्या फिलोसफिकल थॉट्स है, उसको हिस्टोरिकल नहीं मानते हैं। तो हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो फिलोसफिकल थॉट है, यानी कल्पना मात्र है। तो क्या अभी तो सर आप बता रहे थे कि लॉक का भी तो कल्पना ही है, वो तो जी रहा है कब? 1632 में। इससे पहले तो कितना दिन से एकदम स्ट्रॉन्ग मोनार्की वाला सिस्टम था। जब हम पढ़ रहे थे 1532 में प्रिंस आया था मैकियावेली का, तो कितना दिन पहले तो स्ट्रॉन्ग राजतंत्र था, तो सब तो था ही। तो अभी आप क्या इसको हिस्टोरिकल बनाने वाले हैं?
है ना, ये तो बैठ के ही लिख रहा होगा ना कहीं ये सोच रहा होगा, स्टेट में रह रहा है ब्रिटेन में, राजा रानी वहां है, सब कुछ व्यवस्था चल रहा है और बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, तो कल्पना ही कर रहे हैं ना, तो कल्पना कर रहा है। लेकिन इसने अपना आधार मजबूत करने के लिए ना ना ये सब तो चाहिए ही चाहिए, क्यों? क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट आया है और कल्पना नहीं है, हम बता रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है, और उसने हिस्ट्री ही बता दिया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, हिस्ट्री में बताऊंगा क्या है हिस्ट्री उसने। अब चलिए पता लेते हैं, मेफ्लावर कंपैक्ट, मेफ्लावर कंपैक्ट 1620। अब देखिए ये हिस्ट्री बता रहा है, इससे जन्म कब हुआ? 32 में, 12 साल पहले की घटना याद दिलाता है। मेफ्लावर कंपैक्ट, मेफ्लावर कंपैक्ट या समझौता, ये कहता है कि ये हम हिस्ट्री बता रहे हैं कि मेफ्लावर कंपैक्ट हुआ था, है ना। तो ये बात लिखने से पहले आपको लिखना क्या था, जो मैं पहले आपको बताया था कि हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट केवल दार्शनिक है, फिलोसफिकल है, लेकिन लॉक का जो सामाजिक समझौता है वो दार्शनिक प्लस ऐतिहासिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है। और हिस्टोरिकल हमको भी पता है कि ये है दार्शनिक, लेकिन हिस्टोरिकल ये बता रहा है कि हम बता रहे हैं ना हिस्टोरिकल है कैसे, और अपना एग्जाम्पल को या एग्जाम्पल दे करके अपने तथ्य को मजबूत किया है। और मेफ्लावर कंपैक्ट क्या वो याद दिलाता है, और क्या कहता है मेफ्लावर कंपैक्ट क्या है? ये कहता है प्यूरिटन्स क्रांति हुई थी, ये जो आपने सुना रेवोल्यूशन क्रांति, ग्लोरियस क्रांति, रेवोल्यूशन ग्लोरियस क्रांति हमने आपको पहले बताया था, गौरवपूर्ण क्रांति है ना 1688 वाला। तो ये कहता है प्यूरिटन्स क्रांति हुआ था, उससे पहले हुआ था, ये सच है, प्यूरिटन्स क्रांति हुआ था। तो ये कहता है जो प्यूरिटन्स क्रांति हुआ था तो इस समय क्या था, अब देखो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में कौन है? जेम्स सेकेंड है, ब्रिटेन का राजा कौन था? जेम्स सेकेंड। प्यूरिटन्स क्रांति जब हुआ था उस समय था जेम्स फर्स्ट। प्यूरिटन्स क्रांति उस समय कौन था? जेम्स फर्स्ट। और जेम्स फर्स्ट के समय क्या हुआ था? ये धार्मिक अत्याचार कर रहा था जेम्स फर्स्ट। तो बहुत सारे लोगों ने ये बता रहा है ना, ये कह रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इस क्रांति जब ये हुआ तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम चल जाते हैं यहां से, और कहां चले गए? अमेरिका चले गए, जो कि आज वर्तमान समय में यूएसए बना है। अमेरिका चले जाते, क्यों सर? क्योंकि अमेरिका का खोज हुआ है, आपको पता है कब हुआ है? 1498 में तो हमारे यहाँ वास्को डी गामा आया था, तो वो कब था? 1492। इससे पहले क्या था? वो वहीं था, वहां रेड इंडियंस थे। लेकिन वर्तमान समय में जितना चकाचौंध दिखता है वो सब दुनिया भर से गए हुए आतंकवादी हैं वहां पे, है ना। सब लोग मैंने जो इंग्लैंड था, लोग तंग उनको अथी करते थे, जो ब्रिटेन है जितने सारे लोगों को सजा देता था तो उनको वहां भेजा देता था, तो बहुत सारे लोग वहां खराब गुंडा टाइप के लोग वहां गए और आज यूएसए बनाए, है ना। तो ये चीज है। तो 1692 में तो वहां पहले जंगली ही लोग रहते थे, ठीक, वहां जाके फिर अपना सारा कुछ ये सब व्यवस्था किया गया है। तो हिस्ट्री बता रहा कि कह रहा कि मेफ्लावर समझौता हुआ, एक जहाज है मेफ्लावर, उस पर लोग चढ़ के गए हैं। ब्रिटेन यूरोप में है और यूएसए तो उत्तर अमेरिका में है। तो ये कह रहा है कि वो पूरा उत्तर अमेरिका ही खोजा गया था ना कोलंबस के द्वारा। तो कह रहा है कि ये जा रहे हैं ब्रिटेन से उत्तर अमेरिका जा रहे हैं जहाज से, मेफ्लावर जहाज का नाम है, जहाज से जा रहे हैं और जहाज पे ही समझौता करते हैं कि हम वहां जाके क्या करेंगे, है ना। तो ये जो मेफ्लावर कंपैक्ट है उसने अपने एग्जाम्पल लेकर इसको हिस्टोरिकल बनाने की कोशिश किया है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो फिलोसफिकल है प्लस हिस्टोरिकल भी है, क्योंकि उसने एग्जाम्पल लिया तो उसने लिया तो कहना पड़ेगा। तो वो हिस्टोरिकल भी है और फिलोसफिकल भी है, और उसने हिस्टोरिकल बताने के लिए मेफ्लावर कंपैक्ट की चर्चा किया है, मेफ्लावर कंपैक्ट की चर्चा किया है। इतना याद आपको आना चाहिए, इतना याद आना चाहिए। अब देखिए आप कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अभी टाइम नहीं ना हुआ है, कोई बता देगा? कोई बता दीजिए। तो और हम लोग इस पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए
आगे हम लोग के पास ये बात है कि आपको पता है कि जो लॉक है वो क्या क्या दे दिया है, संपत्ति के अधिकार दे दिया है, स्वतंत्रता दे दिया है, फुल फ्लेज लिबर्टी आ गया है लोगों के पास। स्टेट जो है, जो ट्रस्ट है, उसका हाथ पीछे है, और उसके बाद लेजे फेयर का कंसेप्ट है, वो स्टेट को तो नाइट वॉचमैन बनाया गया है ना। तो ऐसी स्थिति है तो अधिकार बहुत ज्यादा मिल गए हैं, अधिकार बहुत ज्यादा मिल गए हैं। तो एक दार्शनिक है, दार्शनिक इसको चिंतक है, मैकफर्सन, सीबी मैकफर्सन, सीबी मैकफर्सन, सीबी मैकफेरसन, तो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं सीबी, सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन ने क्या कहा है इस बात को लेके? सीबी मैकफर्सन ने कहा है, इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कोट है। सीबी मैकफर्सन ने कुछ कहा है, सीबी मैकफर्सन ने कहा है कि जो लॉक है, अच्छा इसने एक बुक लिखा था, द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक, ये पूरा बुक का नाम है। तो ये कौन लिखा है? सीबी मैकफर्सन। याद रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा आपको, ज्यादा मतलब जीवन में कबो नहीं भूलना है, नाती पोता से भी बातचीत करते समय ये आपको याद आना चाहिए, पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म, ये याद आना चाहिए। जैसे शब्द मिले ना तो समझ जाओ कि ये कौन बोला है, सीबी मैकफर्सन, दूसरा कोई बोला ही नहीं। एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, हु इज एसोसिएटेड विथ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद, ऐसा इसका हिंदी होता है, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सीबी मैकफर्सन ने द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक बुक लिखा है। उस बुक में कह रहा है कि जो हॉब्स है और लॉक है वो पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट है, पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट है, मतलब स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी है। क्या मतलब हुआ इसका सर? ये जो स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद क्या होता है, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? ये पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? तो इस प्रकार के होते हैं जो पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट। अब देखो, होता है ना कि प्यार वार होता है तो क्या बोलते हैं, बड़ा पॉजेसिव है, मतलब उस चीज को लेके बड़ा पॉजेसिव है। किस चीज को लेके? इंडिविजुअलिज्म को लेके, है ना, बड़ा पॉजेसिव है, मतलब कि थोड़ा ज्यादा ही, है ना, ज्यादा कर दिया। तो इंडिविजुअल क्या था कि फुल फ्लेज फ्रीडम, उसमें ह्यूमन से व्यक्ति ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी बातें इसमें आ जाती है। तो पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म जो है ये मानता है कि जो व्यक्ति है अपना जो भी काम करेगा, अपना श्रम लगाएगा, वो जो भी प्रॉपर्टी कमाएगा तो सारा किसका है? उसी का है। इस पर किसी समाज का, किसी राज्य का कोई अधिकार नहीं है, और किसी सरकार कोई अधिकार नहीं है कि ये हमसे संपत्ति ले ले। तो पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म जो है, सीबी मैकफर्सन ने इस बुक को लिख के और इस बुक में चर्चा किया कि हॉब्स और जो लॉक है वो पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट है। अर्थात ये दोनों जो हैं ये कहते हैं कि मानव अपनी क्षमताओं से, अपनी योग्यताओं से जितना काम कर सकता है, जितनी प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त कर ले, उसमें अपना श्रम लगा दे, उसके परिणाम स्वरूप जो उसको प्राप्त होगा वो सारे के सारे संपत्ति जो होगा उसका होगा, और उस संपत्ति पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। ये बातें इसने बताया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको याद है पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, तो सीधा मैकफर्सन, सीबी मैकफर्सन याद आना चाहिए। लड्डू आपको याद आ रहा है क्या? पिछले बार आपने कुछ किया होगा इस शब्द के साथ, याद आ रहा है? आगे हम लोग बात करते हैं पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, तो ये चीजें यहाँ पे चर्चाएं हुई है। अब हम लोग को ये बात करना है कि सर ये ऐसा क्यों बोला है? ऐसा इसलिए बोला है कि जो लॉक है वो ये बोल चुका है कि जो व्यक्ति, ये जो थियरी दिया है लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी, कि अपने संपत्ति का श्रम सिद्धांत, जितना श्रम करेगा, है ना, वो सारा उसके परिणाम स्वरूप जो उसको प्रॉपर्टी प्राप्त होगा उसी का है। लेकिन आपको ध्यान रखना है थोड़ी सी, है ना, ऐसा एक बात आता है, ये बात ये आता है। अब भी कहेंगे कि सर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते, कितना ध्यान रखें, लेकिन रखना पड़ेगा। ये बात ये आता है कि क्या जो लॉक है वो अनलिमिटेड प्रॉपर्टी की बात किया है, कि क्या जितने प्राकृतिक संसाधन है, जो भी आपको मान लो रिसोर्स, जितने खेत होता है, जितने जमीन है, क्या सब इकट्ठा कर ले एक ही व्यक्ति? तो इसने इसको मना किया है, कहा ना, एक व्यक्ति हर कुछ नहीं इकट्ठा करेगा,
हर कुछ इकट्ठा नहीं, क्योंकि वो क्या करेगा उतना इकट्ठा करके, उतनी संपत्ति उसको क्यों चाहिए और होगा क्या वो, है ना। तो जब वो बात कर रहा है उस समय की बात थी, उसने तो ये बता दिया कि अभी देखो लिमिट लगा रहा है, मतलब ये चालाकी है, हम सारा अधिकार तो दे दिए और चालाकी क्या लगा दे, नहीं नहीं मतलब जस्टिफाई करने के लिए कि सब कुछ नहीं रखेगा, वो उसकी विवेक है और खुद रीजनेबल है, तो वो तर्कपूर्ण विचार रख के वो सब कुछ नहीं हथियाएगा, वो क्या करेगा उतना छोड़ देगा जो उससे ज्यादा है तो अब बताओ कौन छोड़े, सब लोग कहेंगे हमारे पास तो कमियां है ना। तो इसने कहा है कि इसके पास ये व्यक्ति जो है दूसरों के लिए छोड़ देगा, दूसरों के लिए छोड़ देगा, मतलब अगर इसको खाना पीना है तो खाया पिया बाकी छोड़ दिया, ऐसा। तो ये इस पे विवेक पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितना छोड़ेगा और कितना रखेगा। तो अब विवेक पे छोड़ दिया तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि ये व्यक्तिवादी नहीं है और कह रहा कि प्रॉपर्टी अनलिमिटेड नहीं रखना है। तो एग्जाम में आएगा कि ऐसा कि क्या लॉक जो है अनलिमिटेड प्रॉपर्टी का समर्थन किया है, तो इसका आंसर होगा नो, अनलिमिटेड नहीं किया है, क्योंकि उसने बाद में टीएनसी रखा कि व्यक्ति को इस बात को ध्यान रखना है कि वो अनलिमिटेड नहीं रखेगा, जितना जरूरत है उतना ही रखे। और क्योंकि भगवान ने जो भी संसाधनें बनाई है उसको नष्ट होने के लिए नहीं बनाई कि एक व्यक्ति पूरा इकट्ठा कर लिया और उसके बाद उसको खराब कर रहा है, नष्ट कर रहा है, तो वो नष्ट करने के लिए नहीं बनाया है। तो इसलिए उसको जितना जरूरत है, मान लो गेहूं का पूरा अंबार लगा दे, है ना, जैसे गोल घर पटना में वैसा करके 50-500 ऐसे गोल घर बना दे, इतना पैसा वाला हो जाए, जैसे मुकेश अंबानी मान लेते हैं, चाहे तो ऐसा कर ही सकता है, वो तो इतना ज्यादा ही कर ले, तो इतना कर ले तो सारा गेहूं का होगा, तो कई वर्ष बाद तो खराब हो जाएंगे। तो ये अधिकार नहीं दिया गया, मतलब जो है वो अपने अपने रूप में रखिए जो कि खराब ना हो। इसीलिए ये जो सीवी मैकफरसन वो कहता है कि आज तो आ गया है ये रुपया पैसा, ये तो कितना भी रख लो खराब नहीं होता। और आज देखो वर्तमान समय तो डिजिटल आ गया, तो 500 करोड़ साल बाद भी वो तो ऐसे ही रहेगा, अगर ये सिस्टम अगर सस्टेन रहेगा तो। पैसा ऑनलाइन रहता है मोबाइल में, बैंक में, खत्म होने वाला है, कब वो खराब ही ना, नॉन स्पॉइलेबल है, नॉन स्पॉइलेबल है, तो वो नष्ट होगा ही नहीं, तो ये बातें कहाँ आती है, इसका मतलब क्या है, ना 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 ना, ये तो पूरा पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट है, ये कोई लिमिट तो बस ऐसे कह रहा है कि लिमिट है, वो गोल गोल घुमाने के लिए, लिमिट है ही नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में जो संपत्ति अगर इकट्ठा हो रहा वो तो नॉन स्पॉइलेबल है ना, स्पॉइलेबल। अब स्पॉइल ही नहीं होगा, वो तो यही तो शर्त लगाया है कि स्पॉइल नहीं करना है, भगवान ने ऐसा नष्ट करने के लिए नहीं दिया है, तो स्पॉइल पैसा रुपया जो है वो तो स्पॉइलेबल है ही नहीं, वो तो नष्ट नहीं होगा, वो तो जितना रखो उतना रहेगा, जितना समय रखना है, तो इसलिए उसने ऐसी बात कहा है। तो आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे ध्यान रखना है कि पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट से, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म से कौन एसोसिएटेड है, सीबी मैकफरसन, और इस बुक के माध्यम से उसने किसको पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट कहा है, तो हॉब्स और लॉक। ये आपको बात एकदम स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे, ठीक है। अब अगर ये जो थियरी आया है और आप जानना चाहें कि सर फादर ऑफ लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी आ गया है, लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी की संपत्ति का श्रम सिद्धांत किसने दिया है, तो लॉक ने दिया है। ये जो लेबर है ना, तो हमको आदत है एक एक शब्द को बाहर निकालने का, तो अब देखिए एक नया हम थियरी लिख रहे हैं, थियरी ऑफ सरप्लस, सरप्लस वैल्यू, ठीक। एक तो ये थियरी है, इसी के संदर्भ में आता है ये, इसको बोलते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है ये। वो कौन सा सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत, संपत्ति का श्रम सिद्धांत है, संपत्ति का श्रम सिद्धांत है ना। ये कौन सा है, ये संपत्ति का श्रम सिद्धांत है, ये क्या है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। और एक आता है ब्रेड लेबर थियरी, ब्रेड लेबर थियरी, इसको बोलते हैं रोटी श्रम सिद्धांत है, रोटी का श्रम सिद्धांत। अब बताइए इसमें आपको कुछ अंतर आ रहा है, और कौन किसका फादर है, क्या कोई इस पर कुछ विचार रखना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा इसमें, जानते हो, लड्डू, शालिनी, गीतांजलि, बताओ। तो ये तो हमने अभी चर्चा कर लिया है
लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी ये तो जॉन लॉक का है, लेकिन ये थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू और ब्रेड लेबर थियरी ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। बताएगा कोई? ये सरप्लस तो कोई मार्क्स का ऐसा लग रहा है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स लग रहा है, बहुत अच्छा। ये किसका है? मार्क्स का है। ठीक है, और बताइए ब्रेड लेबर थियरी। बताइए ब्रेड लेबर थियरी। तो ब्रेड लेबर थियरी का जो इसका प्रोपाउंडर है उसको कहा जाता है टीएम। टीएम है, टीएम। टीएम बोंडरेफ, ऐसा इसका नाम है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये जो है ना, ये आप इसको ऐसे समझे कि ये अराजकतावादी है, यानी एनार्किस्ट है ये, टीएम बोंडरेफ। तो ये जो है इस विचार को तो दे दिया था, लेकिन इसने इसको फैला नहीं पाया। तो इसको फैलाया कौन? तो जॉन रस्किन, है ना, और टॉल्स्टॉय। और आपको पता है जॉन रस्किन और टॉल्स्टॉय से कौन प्रभावित था? महात्मा गांधी। तो इस बात को आप ऐसे समझे, महात्मा गांधी, रस्किन और टॉल्स्टॉय, तीन लोगों ने इसको पॉपुलराइज्ड किया है, तो आपको इतना नहीं लिखना है। सीयूटी में आपको कितना ध्यान रखना है? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी दिया कौन है? तो लॉक। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कौन दिया है? तो मार्क्स। और ब्रेड लेबर थियरी कौन दिया है? तो इतना अगर लिख लें, टीएम बोंडरेफ, अगर ये नाम आप पढ़ पा रहे हैं सही से तो ये नाम रख लें। और पॉपुलराइज्ड कौन किया है? तो महात्मा गांधी, है ना, रस्किन और टोल्स्टॉय। रस्किन, टोल्स्टॉय और महात्मा गांधी। लेकिन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में तो इतना डीप जाएंगे नहीं कि ब्रेड लेबर थियरी, सीधे ये कहेंगे कि हु इज एसोसिएटेड विथ ब्रेड लेबर थियरी। और ब्रेड लेबर थियरी में क्या होगा कि ये नाम नहीं रहेगा, फिर रस्किन भी ना रहे, टोल्स्टॉय भी ना रहे, और वह नाम दिया रहे महात्मा गांधी, मार्क्स, लॉक, रूसो, ऐसे। तो आप क्या आंसर देंगे? बताइए जल्दी से। महात्मा गांधी। गुड। तो ये महात्मा गांधी से संबंधित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रेड लेबर थियरी है वो इसमें संबंध किसका किसका है? ये व्यक्ति का है, महात्मा गांधी, रस्किन और टोल्स्टॉय, चार लोग का नाम यहाँ आया है। ये तो जन्मदाता ही है उसका, और इन लोगों ने उसको पॉपुलराइज किया है। क्वेश्चन क्या पूछ दिया? हु इज एसोसिएटेड विथ ब्रेड लेबर थियरी, और ये नाम नहीं है, टोल्स्टॉय नहीं है, रस्किन नहीं है, और ऑप्शन में क्या दिया है? महात्मा गांधी, और उसको लॉक दे दिया, हॉब्स दे दिया, रूसो दे दिया, तो महात्मा गांधी एसोसिएटेड है ना, तो इसलिए महात्मा गांधी। तो जब हम महात्मा गांधी एज अ थिंकर पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है ब्रेड लेबर थियरी। महात्मा गांधी ने ये बात स्पष्ट रूप से कहा था कि हर व्यक्ति को अपने खाने भर जितना वो खाता है ना, रोटी, ब्रेड लेबर थियरी, जितना वो खाता है उसको उतना काम करना चाहिए और प्रोडक्शन कर पाए। खाने भर उसको कमाना है, मतलब खाने भर उसको प्रोडक्शन करना है ना। तो ये इस बात से संबंधित है कि अगर आप रोटी खाते हैं तो उस खाने भर रोटी आप खुद उत्पादन करें। तो एग्रीकल्चर से भी इसका संबंध हो जाता है। महात्मा गांधी ने एग्रीकल्चर के संदर्भ में बोल दिया कि अगर एक व्यक्ति अगर 10 रोटी खाता है तो 10 रोटी वो उत्पादित करे, है ना। और छोटे उद्योग का वो समर्थक थे, बड़े उद्योग का तो वो विरोध करते थे। तो छोटे उद्योग छोटे छोटे रहेंगे, गांव समाज की बात करते थे, है ना, विलेज की बात करते थे। तो इस लेवल पे जब बात होगी तो एक व्यक्ति अपने खाने भर खुद उत्पादन करेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि ब्रेड लेबर थियरी से एसोसिएटेड या ब्रेड लेबर थियरी जो है वो बोंडरेफ, टोल्स्टॉय, रस्किन और महात्मा गांधी, इन लोगों से संबंधित है। महात्मा गांधी आपके एग्जाम में महात्मा गांधी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएगा, है ना। और थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है वो मार्क्स ने इसको दिया है। और लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी जो दिया है वो संपत्ति का श्रम सिद्धांत लॉक ने दिया है। ये एक जैसा ही है ना। अच्छा, बात करते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। ये कहता है अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, अब मान लीजिए कि एक कच्चा माल कहीं से प्राप्त हुआ, कुछ भी हो कच्चा माल, जैसे मान लेते हैं कपास का सूत हो गया और एक सूत प्राप्त बन गया।
तो जो कच्चा माल है कपास, कपास का जो फूल है, इस कपास के फूल में एक मजदूर जो है अपना श्रम लगा लगा कर उसको धागा बनाता है। फिर धागा बनाने के बाद उसका, अभी ठंडी के दिन चला तो चलो मान लो कि स्वेटर बना दिया, है ना, कपड़ा बना दिया। तो अब इस तरह से जब उसने कपड़ा बना दिया है तो पहले ये था 5 रुपया का, पर उसने जो कपड़ा बना दिया है, एक व्यक्ति के पहनने लायक बना दिया है, तो वो तो 500 का है। तो यहां सरप्लस क्या है? सरप्लस तो 495 रुपया है। और ये पूरा पैसा मजदूर को कितना मिलता? मजदूर को तो 2, 4, 5 रुपया पूंजीपति धरा देता है और सारा पैसा अपने हपच जाता है ना। तो ये तो वही मार्क्स समझा रहा है कि जो सरप्लस थियरी जो है, सरप्लस जो वैल्यू जितने होते हैं हर व्यक्ति के लिए, वो बताता है कि जो सरप्लस वैल्यू है मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, लेकिन सारा सरप्लस वो कौन ले रहा है? पूंजीपति, है ना। तो इस संदर्भ में उसने बात किया था। तो आपको आप समझ गए हैं थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, है ना। थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू आपने समझ लिया है, ब्रेड लेबर थियरी भी आपने समझ लिया है, और लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? श्रम, संपत्ति का श्रम सिद्धांत। ये लॉक कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार जितने प्राकृतिक संसाधन है उस पर वो काम करे, अपना श्रम लगाए, और उससे जितना संपत्ति का प्रोड्यूशन हो रहा, प्रोडक्शन हो रहा, यानी जो भी संपत्ति क्रिएट हो रहा है ना, या अर्जन हो रहा है, वो सारा संपत्ति उस व्यक्ति का है ना। तो इसी बात को लेके सीबी मैकफर्सन ने उसको क्या कह देता है? पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट कह देता है कि ये तो बड़ा ही स्वतः मूलक व्यक्तिवाद है, ये, है ना, स्वतः मूलक व्यक्तिवाद ऐसे हिंदी में इसको बोलते हैं। होपफुली आपको ये बात बहुत अच्छा से समझ में आ गई होगी। आज हमने लॉक को भी समाप्त कर दिया है। अगले क्लास में हम लोग रूसो वगैरह की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और क्लास जो भी पढ़ाई हुआ है इसको आप रिवाइज करते चलें। आज तो रिकॉर्डिंग हुआ है तो आपको ये उपलब्ध भी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।